हाय। तो अपना टॉपिक है आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस। तो अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं अपन आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ ईपीएस। ईपीएस होता क्या है। सेकंड वन इज एप्लीकेबिलिटी वन देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किस किस पर एप्लीकेबल है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव। फोर्थ वन इज टाइप ऑफ ईपीएस। ईपीएस कितने टाइप के होते हैं। अगला है बेसिक ईपीएस, देखेंगे बाद में। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अपन बाद में देखेंगे। कोई टर्म है एक, इसका मतलब समझना है, बाद में देखेंगे। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये भी कोई टर्म है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वन डाइल्यूटेड ईपीएस का अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कुछ होते हैं, वो बाद में देखेंगे। फिर अपन कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे फॉर बोनस ऑप्शंस, कन्वर्टेबल ऑप्शंस एंड राइट इश्यूज। और उसके बाद में अपने एक खाली क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा, वो होगा मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के कंडीशन पे बेस्ड। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग ऑफ ईपीएस। ईपीएस होता क्या है, नाम से पता लग रहा है अपन सबको, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अपन ने कितना कमाया। तो इसके अंदर अपने को ज़्यादा लंबा वाला डिस्कशन करना भी नहीं है, सिंपल टॉपिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अपन ने कितना कमाया। प्रॉफिट पर शेयर अर्न बाय शेयर होल्डर्स, बस इसमें इतना सफिशिएंट है। अपन पूरी ईपीएस में पढ़ने भी ये वाले हैं, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि अपन ने एक शेयर पे कितना कमाया, एक शेयर होल्डर ने एक शेयर पे कितना कमाया, बस इतना ही पढ़ना है। सेकेंड वन इज एप्लीकेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पर एप्लीकेबल होगा। तो अपन ने यहाँ लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। हाउएवर डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। मतलब सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल है, पर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है। एक बार मैं आपको बता दूं आप सबको कि ईपीएस दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है डाइल्यूटेड। तो यहाँ वो डाइल्यूटेड लिखा है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मैंडेटरी नहीं है स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज के लिए। आगे लिखा है सच कंपनीज आर हाउएवर एनकरेज टू मेक दिस डिस्क्लोजर, मतलब कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर भी सकते हैं उसको। अगला है ऑब्जेक्टिव। ईपीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें भी कुछ ज्यादा खास पढ़ने लायक है नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ लो कि हाँ ईपीएस निकालते हैं कंपैरिजन के लिए, वो सफिशिएंट है। अगला टॉपिक है अपना टाइप ऑफ ईपीएस। अपन ये बात पहले ही देख चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड। तो बेसिक क्या होता है, डाइल्यूटेड क्या होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, पर अभी खाली इतना देखना है कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये होता क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। ये ऊपर और नीचे कुछ गंदे गंदे टर्म्स लिखे हैं, ऊपर बाद में देखेंगे। अपन एक बार अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस इज प्रॉफिट अर्न बाय शेयर होल्डर्स ऑन वन शेयर, बस ये निकालना है, मतलब टोटल प्रॉफिट अपन टोटल शेयर्स। बेसिक फॉर्मूला ईपीएस का यही होता है, बस नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे अपन डर गए, ये नहीं करना। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल नीचे अपन देखते हैं। अपन नेट प्रॉफिट है अपना 20 लाख का और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है अपने 10,000 के। टोटल प्रॉफिट मेरा 20,000 है और मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। तो मैंने एक शेयर पे कितना कमाया, 20 लाख अपॉन 10,000 इक्वल टू 200 रुपये। ठीक है, सफिशिएंट इतना। अब अपन देखते हैं वो दो टर्म्स जो अपने को बहुत डरा रहे थे, जैसे एक तो है नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले अपन देखेंगे नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अपन जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आइटम्स होंगे जिनका अपन ध्यान में रखना है कि अपने को क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। तो मैं भी जो आइटम बताऊंगा वो अपने को इंक्लूड करने हैं, उनके एडजस्टमेंट अपने को डालने पड़ेंगे। एक है प्रायर पीरियड आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर AS 5। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन एक्सपेंसेस, वो अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आता है डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ओनली इफ प्रोवाइडेड। अपन सबको पता है प्रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव।
यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने पे किए हैं डिविडेंड उस पर, तभी आपको इंक्लूड करना है। अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता क्या है कि अगर आपने उसको पे कर दिया तब तो वो पे हो गया, और अगर आपने उसको पे नहीं किया तो वो अगले साल क्यूमुलेट नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर प्रोवाइड किया है तभी उसको रिकॉग्नाइज करना, नहीं तो नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वेदर प्रोवाइडेड और नॉट। इसमें यह है कि प्रेफरेंस शेयर तो आप डिविडेंड तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आज दो या चाहे एक साल बाद दो, डिविडेंड तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए अपन उसको अभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज टू बी एक्सक्लूडेड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ये होगा कि ये ना मैंने डिक्लेयर आज कर दिया डिविडेंड, पर मैं पे उसे एक साल बाद करूंगा, तो मैंने अपना रिकॉग्नाइजेशन उसको आज ही कर ली, तो जब मैं उसको पे करूंगा उस टाइम पर मेरे को वो रिकॉग्नाइज नहीं करना वापस से। बस उसने आखिरी लाइन में खाली एक चीज लिखी हुई है। अगला टॉपिक है अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। इसमें भी कुछ खास नहीं है, अपन सबको आता है कि ना बस टाइम फैक्टर से अपने को एडजस्ट करना है अमाउंट, ये अपन समझेंगे अगले एग्जांपल में अपने। और नीचे लिखा है कि अगर अपने पास पार्टली पेड शेयर है तो उसे अपन कन्वर्ट करेंगे इक्विटेबल नंबर्स में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, अपने 600 शेयर है अपने 10 रुपए के, जिन पे खाली 5 रुपए पेड अप है, तो अपन बचपन वाले यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 610 के बराबर है तो 5 के बराबर कितना, 300 शेयर। अपन 300 शेयर कंसिडर करेंगे अपन जब ईपीएस निकालेंगे तब। अब अपन अपने एग्जांपल पे आते हैं। इसके अंदर अपन प्रॉफिट भी निकालना सीखेंगे, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर निकालना सीखेंगे, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर भी निकालना सीख लेंगे। तो अपना क्वेश्चन अपन देखते हैं एक बार। अपना प्रॉफिट है 10 करोड़ का, प्रायर पीरियड आइटम 5 लाख के हैं, डिविडेंड टू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 लाख के, और डिविडेंड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ये हैं अपने 8 लाख के। नीचे लाइन लिखा है 10,000 शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। शुरू में 10,000 थे, 2,000 शेयर इशू की 1 जुलाई को, और 1,000 शेयर फोरफेट कर लिए 1 अक्टूबर को। नीचे वाले लाइन हम बाद में देखेंगे। अपन देखते हैं पहले अपने को निकालना है ईपीएस, मतलब मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो अपन पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट। नीचे अपना स्टेटमेंट है, अपना प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट है 10 करोड़ का, अपन ने माइनस किया प्रायर पीरियड आइटम 5 लाख का, फिर अपन ने माइनस किया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 10 लाख का, और जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड था वो अपन ने कंसिडर नहीं किया। उसका रीजन है कि अपन ने पे किया है प्रीवियस ईयर का, तो अगर अपन ने प्रीवियस ईयर का पे किया तो वो तो प्रीवियस ईयर रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो इसलिए अपन उसको अब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो अपना नेट प्रॉफिट आया 9 करोड़ 85 लाख का, वो अपना आया नेट प्रॉफिट। अब अपन निकालेंगे अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसको अपन टाइम फैक्टर से एडजस्ट करेंगे। अपना शुरू में 10,000 शेयर थे, स्टार्टिंग में अपने 10,000 शेयर थे, फिर अपने 1 जुलाई को अपने शेयर इशू किए, मतलब शुरू की 3 महीने तक अपने 10,000 शेयर थे। अपन ने किया 10,000 इंटू 3/12 2500। फिर बाद में अपने जुलाई से लेके 30 सितंबर तक 12,000 शेयर रहे, फिर अक्टूबर में अपने फोरफिट किए, तो अपन ने अगला किया 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 4,000। और अपन ने आखिरी में अपने जब अक्टूबर में फोरफिट किए तो अपने अक्टूबर से लेके मार्च तक 11,000 शेयर थे, तो अपन ने किया 11,000 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 5500। इसमें अपन ने कुछ नया नहीं किया, अपन हमेशा से ये करते हैं, बचपन से अपन ये करें, अपन ने बस वेटेड एवरेज निकाले इनका शेयर्स का। तो अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आया 12,000 का। अपन अपना ईपीएस निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन शेयर्स 9 करोड़ 85 लाख अपॉन 12,000 इज इक्वल टू 8208.33। ये अपना ईपीएस आया। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे फर्दर मूव करते हैं। अपन ने अभी तक पढ़ा बेसिक ईपीएस, अब अपन पढ़ेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, जो कि दूसरा टाइप है ईपीएस का। फॉर्मूला देखते हैं अपन, तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्मूला तो पूरा सेम है, बस ब्रैकेट में कुछ लिखा है, वो लिखा हुआ है अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एक बार अपन देखते हैं कि फॉर्मूला सेम में बस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को भी कंसिडर करना है, यहाँ पे अपन इतना देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं।
एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसकी। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी और मे एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर। मतलब ये हुआ कि ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके एक्सचेंज में अपने को इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं, ऑप्शन कन्वर्टेबल ऑप्शन वगैरह होते हैं, बट अपन ने अभी दो कंसिडर इसलिए किए क्योंकि अपने को ये दो बहुत ईजी लगते हैं और अपने को इजीली सिंपल समझ में आ जाएंगे। तो अपन एक बार एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपने को पता लग जाएगा कि अपने को डाइल्यूटेड डीपीएस निकालना कैसे है। तो अपन देखते हैं, अगर अपन तो अपना नेट प्रॉफिट है 10 लाख का और अपना नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 के। जो लाइन लिखी है, अज्यूम दैट कंपनी हैज 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, कन्वर्टेबल 1 डिबेंचर इनटू 5 इक्विटी शेयर्स। मतलब मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जिसके अंदर केस ये है कि मैं एक डिबेंचर के बदले 5 शेयर दूंगा, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को 25,000 शेयर देने पड़ेंगे और नीचे टैक्स रेट लिखी हुई 30%। तो अपन अपना ईपीएस निकालते हैं। अब तो अपने को ईपीएस निकालने के लिए वही प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रॉफिट। मेरा पहले प्रॉफिट था कन्वर्जन के पहले मेरा प्रॉफिट था 10 लाख का। अगर मैंने कन्वर्जन किया तो मेरे को डिबेंचर्स को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो मेरा 50,000 पे 10% 5,000 का इंटरेस्ट बच जाएगा, तो मैंने उसको मेरे प्रॉफिट में ऐड कर दिया। अब जब मेरा इंटरेस्ट बचा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरे को उस बढ़े हुए प्रॉफिट पे टैक्स तो देना पड़ेगा 30% की रेट पे। तो मैंने 5,000 पे 30% 1,500 का टैक्स वापस लेस किया और मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट आया 10,03,500। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरा आया 10,03,500 का। अब अपन निकालते हैं अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मेरे पास पहले से स्टार्टिंग से 10,000 शेयर थे, फिर मैंने एज पर एग्रीमेंट मैंने डिबेंचर्स होल्डर्स को कन्वर्जन के टाइम पे 5,000 के बदले 25,000 शेयर दिए उनको, और तो मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हुए 35,000। अब मेरा ईपीएस का आएगा सेम 10,03,500 अपन 35,000 इज इक्वल टू 28.67 का मेरा ईपीएस बैठा। ठीक है, बस यही था डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, आगे एक दो अपन केस देखेंगे बट कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। तो अपन अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, जैसे बोनस के अंदर, ऑप्शन के अंदर और राइट इशू के अंदर अपने को क्या करना है। अगर बात आती है बोनस इशू की, तो उसमें अपने को कुछ नया नहीं करना, बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि अपन ईपीएस जो अपन रिवाइज करेंगे इस बार का तो हम अपन सही से करेंगे और अपन लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे अपन लोग समझ जाएंगे। तो अपना है क्वेश्चन में अपने प्रॉफिट आ रहा है 2 साल के 10,000 और 10,000, 14-15 का भी 10,000 है और 15-16 का भी अपना 10,000 का प्रॉफिट है। फिर अपना नंबर ऑफ शेयर्स आया 5,000 और 5,000 दोनों में सेम। नीचे लिखा है बोनस डिक्लेयर किया अपन ने 15-16 में, मतलब अपने लिए करंट ईयर 15-16 है, अपन ने करंट ईयर में एक शेयर के बदले एक शेयर दिया, वो अपना बोनस अपन ने डिक्लेयर कर दिया। अपन कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सी बात, बोनस को भूल जाऊं, प्रीवियस ईयर का ईपीएस क्या रहेगा 10,000 अपन 5,000, सिंपल अपन जो हमेशा करते हैं वही करना है। इस ईयर का ईपीएस 10,000 प्रॉफिट, 5,000 तो अपने पास पहले से शेयर थे और मैंने एक के बदले एक दिया, मतलब मैंने 5,000 के बदले 5,000 और दिए, तो मैंने टोटल 10,000 शेयर और मेरे टोटल 10,000 शेयर हो गए। तो 10,000 अपन 10,000 इज इक्वल टू 1। और मैंने सबसे पहले बताया था बोनस के अंदर कि अपने को प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी रीस्टेट करना पड़ेगा, तो वहां भी ये रहेगा। प्रॉफिट तो अपना सेम रहेगा 10,000 का, और शेयर के अंदर पहले से 5 थे, अपन उसको 5 और करेंगे, मतलब 10,000 टोटल हो जाएंगे और अपना ईपीएस आएगा 1 का। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक अब कन्वर्टेबल ऑप्शंस। बोनस अपन ने देख लिया क्या करना है। बोनस के अंदर था कि अपन लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का ईपीएस अपन रीस्टेट करेंगे। अब अपन देखते हैं कि अपन इस बार के कन्वर्टेबल ऑप्शंस के अंदर क्या करते हैं। कन्वर्टेबल ऑप्शन का मतलब लिखा हुआ है शेयर वारंट और ऑप्शन आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस ठीक है, शेयर वारंट होता है उनको होता है कि हाँ उनको भी मिल सकता है, तो अपन इनको भी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये भी एक टाइप के पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो, अपना नेट प्रॉफिट है 12,000 का, मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख के, 12 लाख का प्रॉफिट और 5 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स है मेरी फेयर वैल्यू है शेयर की 20 रुपए और ऑप्शन में मेरे शेयर्स हैं 1 लाख रुपए,
1 लाख शेयर्स हैं, और ऑप्शंस में अगर मेरे से कोई शेयर लेगा तो उससे मैं चार्ज करूंगा 15 रुपये। मेरी नॉर्मल रेट है 20 और मैं उससे लूंगा 15 रुपये, मतलब मैं उसे कुछ ना कुछ मेरे शेयर, उसको मैं जो शेयर दूंगा उसमें फ्री एलिमेंट रहेगा। तो अपन अपना ईपीएस निकालते हैं। सिंपल, प्रॉफिट निकालना है और अपने को एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना। प्रॉफिट अपना पता है, अपन सबको 12,000 है। अब अपन निकालते हैं अपने नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे। उसके लिए अपन देखते हैं, अपने सबसे पहले स्टार्टिंग में शेयर कितने थे, 5 लाख के। अब इसमें से अपन ने जो शेयर्स फ्री में दिए हैं उसको अपन कंसिडर करेंगे, और अपन ने जो फ्री में नहीं दिए, अपन ने जो कंसिडरेशन में दिए हैं उसके लिए कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, अपन इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। अपन ने टोटल शेयर दिए 1 लाख के, 1 लाख शेयर दिए अपन उनको ऑप्शन के अंदर। अपने फेयर वैल्यू शेयर की थी 20 रुपये और अपन ने दिए 15 में, मतलब अपन ने 5 रुपए की चीज फ्री में दे दी। बस अपने को वो कैलकुलेट करना है कि मैंने टोटल कितना फ्री में शेयर दिया। अब अपन नीचे वर्किंग नोट में देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर अपने 20 है, 1 लाख है। अपनी फेयर वैल्यू है शेयर की 20 रुपए। अपनी एक्सरसाइज प्राइस फॉर ऑप्शन है 15 रुपए की, मतलब अगर ऑप्शन में लिया तो मैं 15 में दूंगा। तो मैंने निकाला कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जिनके अगेंस्ट अपने को कैश मिल रहा है वो मेरे आया 75,000। वो कैसा आया, बचपन वाला यूनिटरी मेथड। टोटल 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर अगर 20 के बराबर है तो 15 के बराबर कितने, 75,000 मेरा आ गया। और फिर मैंने माइनस करके निकाले, 25,000 मेरा वो शेयर आया जो मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं खाली इसी को कंसिडर करूंगा। ऊपर अपने अपन ईपीएस के स्टेटमेंट में आते हैं, तो मैंने ऊपर लिखा है नेट प्रॉफिट 12 लाख, शेयर्स 5 लाख। मैंने अपना बेसिक ईपीएस निकाला 2.40, पर यहाँ पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर है इसलिए अपन निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। नीचे आए, अपन ने लिखा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ऑप्शन के अंदर 1 लाख के। अब अपन लेस करेंगे वो शेयर्स जिसके अगेंस्ट में अपने को पूरा कैश मिल रहा है। इसको अपन कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिंपली ऐड हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने इसको हटाया 75,000 से। तो अपना नेट आया 25,000 अपन ने ऐड किया 5 लाख पे, तो अपना आया 5,25,000। अपना डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा 12 लाख अपन 5,25,000 इज इक्वल टू 2.29 का। यहां तक था अपना ऑप्शन का केस। अब अपन बात करते हैं राइट इशू के अंदर क्या होगा। अपन इसका भी क्वेश्चन देखते हैं, उस अकॉर्डिंग अपन समझ जाएंगे। अपन यहाँ भी 2 साल की बात करेंगे। मेरा प्रॉफिट है 14-15 में 11 लाख का और 15-16 में 15 लाख का। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 14-15 में 5 लाख के और 15-16 में भी 5 लाख के हैं, कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं, ठीक है। नीचे अपने को राइट इशू की वो बताए हैं एग्रीमेंट जो अपने हैं। 1 शेयर के 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, मतलब 5 शेयर के बदले मैं दूंगा 1 शेयर, मतलब टोटल 5 लाख शेयर के बदले मैं दूंगा 1 लाख शेयर। सेकेंड थिंग, राइट इशू प्राइस 15 रुपए। थर्ड थिंग, लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट 1 जून से, 1 जून आखिरी डेट है, तब तक आप राइट ले सकते हो। नीचे लिखा है फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर 21 रुपए। इमीडिएटली मतलब राइट के पहले 21 रुपए की शेयर, 21 रुपए का फेयर वैल्यू था। अब अपन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ईपीएस निकालने के पहले अपने को इसमें कुछ 1-2 चीजें और निकालनी पड़ती है, जो है थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर, और सेकंड थिंग होती है एडजस्टमेंट फैक्टर। अपन निकालेंगे अपना थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। फॉर्मूला बहुत बड़ा सा है, भयानक सा है, पर इसमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अपन समझते हैं, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इशू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू प्लस राइट शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर अंडर राइट इशू अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इंक्लूडिंग राइट शेयर्स। कुल मिला के बात इतनी सी है, पहले जो शेयर थे उनको मल्टीप्लाई करो पहले वाली प्राइस से, प्लस राइट इशू में जितने शेयर है उनको मल्टीप्लाई करो राइट प्राइस से, अपॉन डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के इंक्लूडिंग राइट इशू। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। फेयर वैल्यू राइट की पहले कितनी थी, 21 रुपए की, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स राइट की पहले कितने थे, 5 लाख, प्लस राइट प्राइस कितनी है, 15 रुपए, और इनटू अपने राइट के अंदर शेयर कितने हैं, 1 लाख रुपए के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख अपॉन 5 लाख प्लस 1 लाख, ये अपना आया टोटल 6 लाख। तो अपन ने अपना ईपीएस निकाला, अपना ईपीएस बैठा 20 रुपए का।
अपन नीचे का अपन ये अपना ईपीएस आ गया, ये अपना सॉरी ये अपना थ्योरेटिकल एक्सराइट फेयर वैल्यू आई टोटल 20 रुपए की। ठीक है, अपन अपना नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं जो है एडजस्टमेंट फैक्टर की। फॉर्मूला है फेयर वैल्यू पर शेयर प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट अपॉन थ्योरेटिकल एक्सराइट वैल्यू पर शेयर 21/20 इज इक्वल टू 1.05। ये अपन ने क्यों निकाला, यहाँ भी सेम चीज है भाई, मैं अपना 20 रुपए का शेयर आपको 21 रुपए का शेयर मैं आपको 15 रुपए में दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको कुछ ना कुछ तो फ्री में दे रहा हूँ। तो मैंने वो फ्री एलिमेंट निकाला 1.05 का जो मैं आगे एडजस्ट करूंगा मेरे शेयर्स के अंदर। राइट इश्यू के अंदर ये होता है कि अपन जो शेयर्स फ्री में दे रहे हैं ना उनको भी अपन एज अ बोनस ट्रीट करते हैं, मतलब उससे अपन अपने लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट करेंगे। अब अपन अपना ईपीएस निकालते हैं। 14-15 में मैंने जो एक्चुअली में मेरा ईपीएस रिपोर्ट किया होगा वो क्या होगा, 11 लाख अपन 5 लाख इज इक्वल टू 2.2। अब मेरा ईपीएस आ गया। 14-15 का ईपीएस मैं अपना रीस्टेट करूंगा, 11 लाख तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 1.05 मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर है, इसके अंदर वो बोनस वाला एलिमेंट इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसको 1/1.05 किया इज इक्वल टू 2.10 मेरा ईपीएस आया। और मेरा 15-16 का ईपीएस है 15 लाख अपॉन मैंने मेरा राइट एक्सरसाइज करने की लास्ट डेट थी 1 जून, मतलब 2 महीने अप्रैल और मई, उससे पहले तो मैं अपने राइट को कंसिडर मेरा राइट शेयर इंक्लूड होगा नहीं। तो 5 लाख इंटू 1.05 इंटू 2/12 किया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, जो अपन ने क्वेश्चन ऊपर देखा था वो वाला, प्लस 6 लाख इंटू 10/12। 6 लाख कैसे आया, 5 लाख प्लस 1 लाख, तो इज इक्वल टू अपना ईपीएस बैठा 2.55। अब अपन अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, मोर देन 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अपन ने अभी तक इतने क्वेश्चन किए, अपन ने इतने क्वेश्चन में डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला, पर अपन ने हर क्वेश्चन में निकाला कब था, जब अपने पास खाली एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स थे। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे तो अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे उनको, कैसे किस सीक्वेंस में अपन उनको कंसिडर करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। अपन अपने को ईपीएस निकालना है, अपना प्रॉफिट है 10 लाख का और अपने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 के। अब अपन अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर देखते हैं। पहला है बोनस, अपन ने डिक्लेयर किया 1 शेयर के बदले 1 शेयर, ठीक है। दूसरा अपना है 5,000 10% डिबेंचर्स हैं 10 रुपीज ईच, कन्वर्टेबल 1 डिबेंचर इंटू 5 इक्विटी शेयर्स। 1 के बदले 5 शेयर देने पड़ेंगे, 5,000 टोटल डिबेंचर है, मतलब 5 के बदले 25 देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अपना 10,000 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, कन्वर्टेबल 1 प्रेफरेंस शेयर इंटू 2 इक्विटी शेयर। 1 के बदले दो देने पड़ेंगे, मतलब 10,000 के बदले 20,000 अपने को देने पड़ेंगे। अपन सॉल्यूशन में आते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम अपना है इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालने का। अगर अपने पास एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे तो अपने को सबसे पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालना पड़ेगा। अब बात आती है कि इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या होता है। इंक्रीमेंटल ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नई बात तो है नहीं, बस नाम ऐड आया इंक्रीमेंटल। ईपीएस तो वही प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस भी वही होगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितना प्रॉफिट बढ़ा अपॉन कितना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े। पहले बोनस के नंबर देखते हैं। अगर मैंने बोनस दे दिया तो मेरा प्रॉफिट भी तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना मेरा प्रॉफिट घटेगा, तो वो तो 0 है। अपॉन मेरे को 10,000 शेयर और इशू करने पड़ेंगे, तो वो हुआ 0/10,000, तो मेरा इंक्रीमेंटल ईपीएस आया 0। अगला अपन देखते हैं डिबेंचर वाला केस। अगर मैंने डिबेंचर के बदले मेरे शेयर इशू कर दिए तो मेरे डिबेंचर का इंटरेस्ट बच जाएगा 5,000 का, माइनस अपन करेंगे टैक्स 1,500 का 30%। वो कैसे आया, अपन ने अपना इंटरेस्ट बचा लिया 5,000 को, तो मेरे को मेरे उस बचे हुए इंटरेस्ट पे, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 5,000 से, तो मैं उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करूंगा 1,500 का 30% के हिसाब से। तो मेरा आया 5,000 माइनस 1,500, ये मेरा आया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 3,500 का अपॉन 25,000, जो मेरा इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर है। 5,000 के बदले 25,000 इंटू 5 करके वो मेरा आया 0.14। अब अपन बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा 10,000 से और मेरा शेयर बढ़ेंगे 20,000 से, तो मेरा ईपीएस इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगा 0.50 का। अब नीचे पहले अपन एक बार नोट पढ़ लेते हैं, नोट पे मैंने कुछ लिखा है।
When there are more than one potential equity shares, then order of inclusion will be more dilutive to least dilutive. एक बात समझ में आ गई कि भैया अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे तो मैं उनको इंक्लूड कैसे करूँगा? सबसे पहले आएगा मेरा मोर डाइल्यूटिव, फिर मेरा लीस्ट डाइल्यूटिव, मतलब मैं उस अकॉर्डिंग उस सीक्वेंस में अरेंज कंसिडर करूँगा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को। अब बात आती है कि मोर डाइल्यूटिव क्या होता है और लीस्ट डाइल्यूटिव क्या होता है। तो नीचे लिखा है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैविंग लीस्ट इंक्रीमेंटल ईपीएस विल बी मोर डाइल्यूटिव, मतलब जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है वो होगा सबसे मोर डाइल्यूटिव। ऊपर अपन टेबल में देखते हैं अपन इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाला, मेरा बोनस का इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 है, मतलब वो लीस्ट है, तो मेरा वो मोर डाइल्यूटिव होगा। उसके ऊपर उठे तो डिबेंचर्स आया 0.14, तो वो सेकंड नंबर पर आएगा, और थर्ड नंबर पर आएगा मेरा 0.50 प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब अपन फाइनली अपना ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो अपन देखते हैं अपनी जो टेबल है यहाँ पे, अपन ने पहला कॉलम लिया है प्रॉफिट का, दूसरा कॉलम लिया है नंबर ऑफ शेयर्स का, और अपन ने तीसरा कॉलम लिया है ईपीएस का। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अपन देखते हैं, मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट था और मेरे शेयर 10,000 से, मेरा ईपीएस आया 10 रुपये का, 100 रुपये का बेसिक ईपीएस था मेरा, उसमें कोई डाइल्यूटिव वाइल्यूटिव कुछ था ही नहीं, उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मैंने इंक्लूड ही नहीं की, कंसिडर नहीं की, इसलिए फिर मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने अपना बोनस कंसिडर करूंगा, तो बोनस के लिए मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, तो वो नीला आ गया। मेरे शेयर्स बढ़ेंगे 10,000 से, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000 हो जाएंगे और मेरा प्रॉफिट होगा 10 लाख का, तो मेरा ईपीएस निकला 50,000 का, 50 रुपये मेरा ईपीएस निकला। फिर अपन डिबेंचर्स में आते हैं, डिबेंचर्स में मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा 3500 से और मेरे शेयर बढ़ेंगे 25,000 से, तो मेरा उसके बाद प्रॉफिट और शेयर आएंगे 10,03,500 और 45,000, तो मेरा ईपीएस आएगा 22.30 का। फिर बाद में अपन कंसिडर करेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा 10,000 से और मेरा ईपीएस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 20,000 से, तो मेरा फाइनल प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 10,13,500 और 65,000, तो मेरा फाइनल ईपीएस आएगा 15.59 का। अब मैंने 50, 22.30 और 15.59 के ब्रैकेट में लिखा है डाइल्यूटिव। ये डाइल्यूटिव उसलिए नहीं है कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस निकाले मैंने, ये डाइल्यूटिव इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा ईपीएस कम हो रहा है। अगर 22.3 के बाद प्रेफरेंस का ईपीएस अगर मेरा बढ़ जाता, अगर मेरा 22.30 के ऊपर आता, तो मैं वहां पर एंटी डाइल्यूटिव लिखता। नीचे लाइन भी लिखी मैंने उसके रिगार्डिंग एक, in the above problem diluted EPS is decreasing continuously, that's why it is dilutive potential equity shares. If the diluted EPS increases, then it will be termed as anti-dilutive potential equity shares. बस इतना सा ही था अपने पूरे ईपीएस के अंदर, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अंदर। तो अपना टॉपिक यहीं खत्म हुआ, अपन अपना डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं अब। सो ओके गाइस, थैंक यू।